हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अब यूपी पुलिस भर्ती 2026 के लिए जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आ चुके हैं, जो आपके हमारे चैनल सरकारी रोजगार पर देखने को मिल रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में जो है 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि निम्न नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल में कौन सा है, यानी किसका मेल शुद्ध नहीं है। ड जो है सघोष है, अल्प प्राण है और मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान होता है। क जो है एक सखो प्राणत्व में बात करें तो अघोष है और अल्प प्राण है, या और कंठ से इसका उच्चारण स्थान है। ध की बात करें तो क्या सघोष है, महाप्राण है और दंतव्य व्यंजन है, या फिर छ जो है अघोष है, महाप्राण है, या फिर तालु व्यंजन। तो इसमें अशुद्ध मेल की बात करें तो अशुद्ध मेल किसका है, तो जो ध है इसका बात करें तो इसका उच्चारण अघोष, महाप्राण और दंतव्य व्यंजन नहीं है। इसका जो है ये भी बेमेल है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट है, बी भी राइट है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बेमेल है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प चुने, यानी जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य है, सही वाक्य आपको बताना है। क्या, आह यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। आह यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। आह यह पीड़ा अब सहन नहीं होती, या फिर आह यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। यानी विराम चिन्ह युक्त जो सही वाक्य है वो आपको इसमें से बताना है। तो विराम चिन्ह युक्त सही वाक्य की बात करें तो इसमें आह यह पीड़ा अब सहन नहीं होती, यानी पहले विस्मयादि बोधक चिन्ह है, उसके बाद वाक्य लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मात्र एक शब्द जो है वर्तनी जिसकी है शुद्ध है उसे चिन्हित करना है। क्या धूम्रपान की जो है शुद्ध है, या फिर समय सारणी की, या फिर प्रदर्शनी की, या फिर औषधि की। तो बात करें शुद्ध वर्तनी तो औषधि तो होता नहीं, औषधि होता है। क्या होता है, औषधि होता है। औषधि तो कोई चीज होती नहीं, तो उसका औषधि होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी की बात करें तो इसका जो है क्या, यह जो उच्चारण है वो सही है या फिर गलत है। तो प्रदर्शनी, प्रदर्शनी में क्या हो जाएगा आपका छोटी ई की मात्रा होगी। न पे क्या होगी, प्रदर्शनी में छोटी ई की मात्रा होगी। समय सारणी, समय सारणी क्या सही है या फिर गलत, तो समय सारणी ऐसे लिखा जाएगा, समय और सारणी, समय सारणी होगा, समय सारणी इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये भी गलत है। तो आपका धूम्रपान की बात करें तो ये पूरी तरह से सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि क्या, वैध्यव एक भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण खाली स्थान से बना है, यानी किस विशेषण से जो है वैध्य एक भाववाचक संख्या है वो क्या वैध से बना है, वैधानिक से बना है, विधवा से बना है, या फिर विहवा से बना है। तो बात करें वैध्य भाववाचक संज्ञा कौन से विशेषण से बना है, तो वैध्य भाववाचक संज्ञा जो है वो विधवा से विधवा विशेषण से बना हुआ है। कौन से विशेषण से, विधवा विशेषण से। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है
कि साथ शब्द जो है इसका प्रयोग, कौन से शब्द का प्रयोग, साथ शब्द का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है। क्या क्रिया विशेषण के रूप में नहीं किया जाता है, सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता है, समुच्चय बोधक के रूप में नहीं किया जा सकता है, या फिर संबंध बोधक के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो साथ शब्द की बात करें तो इसका उपयोग जो है सर्वनाम के रूप में जो है वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक सर्वनाम नहीं हो सकता। बाकी आपका क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक और संबंध बोधक के रूप में किया जा सकता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, यानी जो भाषण है इसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त जो है विशेषण का कार्य करेगा। क्या कड़कड़ाहट, कड़कड़ाती होगा, या फिर तेज होगा, या फिर ओजस्वी होगा, या फिर तेजस्वी होगा। तो भाषण शब्द के लिए आपको इसमें से आपको विशेषण बताना होगा। क्या कड़कड़ाती भाषण हो सकता है? नहीं। क्या तेज भाषण होगा? तेज भाषण आप लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई भाषण दे रहा है तो क्या वो बहुत तेज भाषण दे रहा है, इसको लिख सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं होगा। वो ओजस्वी, ओजस्वी, उसका भाषण बहुत ही ओजस्वी था। कैसा था? उसका भाषण बहुत ही ओजस्वी था। तेजस्वी लिख सकते हैं? नहीं। तो उसका भाषण कैसा था? ओजस्वी। तो ओजस्वी जो है वो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। जो मुख्य क्रिया है अगर इसको अर्थ को कोई स्पष्ट कर रहा है तो इस क्रिया को क्या नामबोधक क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, या फिर सहायक क्रिया कहते हैं। तो मुख्य क्रिया को जो है अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। कौन सी क्रिया कहते हैं? सहायक क्रिया। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य में आपसे अरसे के बाद, तो अरसे के बाद जो है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। क्या रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, परिणामवाचक है, या फिर कालवाचक है। तो अरसे के बाद यानी बहुत समय के बाद, तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? काल की। तो यहाँ पर कौन सा हुआ है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण जो है उसका प्रयोग हुआ है। अरसों के बाद यानी बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, यहाँ पर समय की बात करें इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण जो है शब्द है उसका प्रयोग हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। संबंध बोधक अव्यय की बात करें तो कि ऐसा काम मत करो इसमें है, या फिर मैं पीछे आया था, या फिर यह काम नहीं करूँगा, या फिर मैं काम के पीछे आया था। तो इसमें संबंध बोधक अव्यय जो है वो इसमें कौन से वाक्य में जो है वो प्रयोग किया गया। तो संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग जो है मैं काम के पीछे आया था इसमें किया गया है। कौन से में? तो मैं काम के पीछे, ऑप्शन नंबर डी में जो है वो संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस में जो है बहुवचन का प्रयोग हुआ है। क्या लड़का कहता है इसमें है, या फिर लड़के ने कहा इसमें किया गया, या फिर लड़के से कहते हैं तो इसमें तो ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी अशुद्ध वाक्य है, या फिर लड़के ने लड़के से कहा। तो इसमें से किसमें जो है बहुवचन जो है उसका प्रयोग किया गया। तो बहुवचन का प्रयोग की बात करें तो किसमें हुआ है? तो नहीं, एक सेकेंड, सभी सेंटेंस सही है। लड़का कहता है तो ये तो एक वचन हो जाएगा। लड़के ने कहा, तो लड़के ने कहा किसी एक लड़के ने ही कहा है तो ये भी बहुवचन नहीं होगा। लड़के से कहते हैं, लड़के जो हैं वो लड़के से कहते हैं, ये आपके बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर सी में ही। और वही बात करें लड़के ने लड़के से कहा, यहाँ पर भी एक वचन है। तो ऑप्शन नंबर सी में केवल बहुवचन में जो है उसका प्रयोग हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा। यानी जो राम बाजार जा रहा है यह
अपूर्ण वर्तमान काल है, इसको आपको संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो राम बाजार जाएगा हो जाएगा, या फिर राम बाजार गया था, या फिर राम बाजार जाए, या फिर राम बाजार गया होगा। तो इसमें आपको संदिग्ध भूतकाल बताना है। तो राम बाजार जाएगा, तो ये तो आपका भविष्य काल में हो गया, तो ये तो भूतकाल नहीं हुआ। राम बाजार गया था, तो पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित होगा। राम बाजार जाए, राम बाजार जाए, तो ये कौन सा हो गया? तो राम बाजार जाए, तो ये आपका जो जाए आपका भविष्य में हो जाएगा। लेकिन आपका जो राम बाजार गया होगा, गया और होगा भी, भूत भी भविष्य, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भूतकाल में जो है संदिग्ध भूतकाल में इसका रूपांतरण यही हो जाएगा, क्या? राम बाजार गया होगा। ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? जो आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी हैं, इनको अनुसार जो है हिंदी में कारकों की संख्या की बात करें तो क्या 6 है, 7 है, 8 है, या फिर 5 है? तो आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारकों की संख्या की बात की जाए तो हिंदी में कुल जो है 6 कारक हैं। कितने कारक हैं? तो हिंदी में आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार 6 कारक हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अर्दली किस भाषा का शब्द है? अर्दली की बात करें तो क्या अरबी का है, फारसी का है, पुर्तगाली, या फिर अंग्रेजी है? तो अर्दली जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका है? अंग्रेजी भाषा का जो है ऑर्डली होता है, ऑर्डली होता है, यहाँ पर अर्दली लिखा गया है। ऑर्डली शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसके साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द की बात करें तो क्या सोलह है, शोभन है, सोता है, या फिर सोना है? तो तत्सम शब्द की बात की जाए तो इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द आपका शोभन है। कौन सा शब्द है? शोभन जो है एक तत्सम शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प चुनना है। आपको उपसर्ग से जो शब्द बना है उस विकल्प को बताना है। क्या बलिष्ठ जो है वो उपसर्ग से बना है? तो यहाँ पर इष्ट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पुष्पित, पुष्पित में क्या है? पुष्प प्लस इत प्रत्यय लगा है। पंचायत में पंच प्लस आयत यहाँ पर प्रत्यय का उपयोग है। वहीं पर व्याधि की बात करें तो वी प्लस आधि, यानी यहाँ पर बी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म जो है वो गलत है, वो कौन सा है? क्या विधि का निषेध होता है, आहान का विसर्जन होता है, आग्रह का विग्रह होता है, या फिर अमीय का हलाहल होता है? तो जो है विलोम शब्द हैं उसकी दृष्टि से इनमें से एक जो है वो सही नहीं हो। कौन सा है? आग्रह का जो है वो विग्रह नहीं होता। ये जो है ये सही युग्म नहीं है, ये गलत युग्म है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म आपको बताना है। तो पर्यायवाची जो शब्द है उसकी दृष्टि से असंगत युग्म की बात करें तो क्या बादल का जलद, मेघ और वारिद होता है, हाथी का गज, हस्ती और केसरी होता है, घर का गृह, निकेतन और आलय होता है, सूरज का सूर्य, भानु और दिनकर होता है? तो कौन सा जो है वो गलत है आपको बताना है। तो गलत विकल्प की बात करें तो आपका सूरज का सूर्य, भानु और दिनकर ये तो सही है। घर की बात करें तो गृह, निकेतन और आलय भी सही है। और बादल की बात करें तो जलद, मेघ और वारिद भी सही है। जबकि हाथी का जो है गज, हस्ती और केसरी नहीं होता है। गज तो हाथी का होता है, हस्ती भी होता है, केसरी जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शब्द युग्म, विभात और विभाति के अर्थ का उचित विकल्प क्या है? यानी विभात और विभाति जो शब्द युग्म है इसका आपका सही अर्थ बताना है। क्या रचने वाला या और कानून होता है, या फिर प्रभात और शोभा होता है, या फिर रचने वाला और शोभा होता है, या फिर कानून और शोभा होता है? तो विभात और विभाति की बात की जाए तो विभात का अर्थ जो है प्रभात होता है और विभाति का अर्थ जो है वह शोभा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड,
अगला प्रश्न हमारा है कि ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। यानी ऐसा फूल जो पूरी तरह से नहीं खिला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। मुकुल होगा, अर्ध खिला होगा, प्रसून होगा या फिर पुष्प होगा। तो जो फूल पूरी तरह से अभी नहीं खिला यानी पूरा नहीं खिला है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें तो उसको मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उद्गिन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उद्गिन का सही संधि विच्छेद की बात करें तो क्या उद प्लस दिग्न होगा या फिर उत प्लस दिग्न होगा या फिर उत प्लस विघ्न होगा या फिर उत प्लस विन्न होगा। तो बात करें उद्विगिन की सही संधि विच्छेद की तो उद्विगिन की सही संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपका उद्गिन का सही विच्छेद उत प्लस विघ्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत प्लस विघ्न हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। यानी 4 शब्द जो दिए गए हैं इनमें से किसमें तत्पुरुष समास है। मुनि वर में है, सुसंग में है, पराधीन यानी दूसरों के अधीन में या फिर उत्चित है। तो जो पराधीन है इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य जो है किसमें है आपको ज्ञात करना है। क्या तुम नहीं जानते कि वह कौन है या फिर वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। जो तुम्हें जानता है वह कौन है या फिर तुम कौन हो क्योंकि वह तुम्हें नहीं जानता है। इसमें आपको संयुक्त वाक्य बताना है। तो संयुक्त वाक्य की बात की जाए तो किसमें है। तो वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो, ये जो है एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो कौन सा है। 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उस वाक्य को आपको बताना है। क्या उसने सॉरी ये है आपका ऑप्शन। क्या उसने मुक्त कठ से बढ़ाई की या फिर उसने मुक्त हस्त धन लुटाया या फिर समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो या फिर आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया जो ये है शुद्ध वाक्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अगला प्रश्न हमारा है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। क्रोध खाली स्थान का एक खाली स्थान रूप है। तो क्रोध जो है वो क्या आत्मीयता और अन्य का एक रूप है या फिर नाराजगी और सहज का है या फिर सात्विकता और उत्तम होगा या फिर तामसिकता और घिनौना है। तो इसमें बात करें क्रोध तो क्रोध के साथ क्या आएगा। तो क्रोध जो है तामसिकता का एक क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। आपको जो वाक्य हैं इनको सही क्रम में लगाना है। तो रावण तो सिर्फ रावण है। रावण दुनिया के इस नाम का रावण जो है दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई नहीं है या फिर महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। इन 4 वाक्यों को आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बात करें व्यवस्था की तो सबसे पहले हम लगाएंगे रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे। तो बी के बाद लगाएंगे तो राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है यानी BDA हो गया। उसके बाद महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो BDAC। तो BA ये भी नहीं होगा। AB ये भी नहीं होगा। BC है। BDAC ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि अब लो नसानी अब न नशय हो, इसमें कौन सा रस है? क्या करुण रस है, अद्भुत रस है, शांत रस है या फिर वीर रस है? अब लो नसानी अब न नशय हो में इनमें आपका रस बताना है, तो इसमें कौन सा रस का प्रयोग है? इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि छप्पय किन दो छंदों का मिश्रण होता है? तो छप्पय की बात करें किन दो छंदों के जो है मिश्रण होता है? क्या कुंडलिया और दोहा का होता है, दोहा और रोला का होता है, रोला और उल्लाला या फिर सोरठा और दोहा का होता है? तो बात करें छप्पय रोला और उल्लाला का जो है वो मिश्रण होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? प्रतीप जो है अलंकार किससे संबंधित है? क्या यमक से, रूपक से, उपमा से या फिर श्लेष से? तो बात करें प्रतीप जो है वो अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो रूपक से संबंधित है। अलंकार में किससे प्रतीक संबंधित है? तो रूपक जो है इससे संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? आप आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे में है, या फिर तलवार का खेत हरा नहीं होता, या फिर चमगादड़ के मेहनत उलटे लटकते हैं, या फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यानी अत्याचार का फल अच्छा नहीं है। इसमें इस जो लोकोक्ति है इसके लिए कौन सा जो है चारों में से अर्थ प्रकट कर रहा है? तो अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, इसके लिए हो जाएगा तलवार का खेत हरा नहीं होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग के किस काल से हैं? क्या छायायोत्तर युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, छायावादी युग के हैं या फिर शुक्ल युग के हैं? तो बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो कौन से युग से संबंधित है? तो छायादातर युग से संबंधित है। छायावादी युग की बात की जाए तो छायावादी युग में पंत प्रसाद वर्मा निराला जो हैं इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं। द्विवेदी युग में बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। शुक्ल युग की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राजश्री किस रचना का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? जो राजश्री है वो किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? अमृत राय का है, शकुंतला माथुर का, या फिर राम कुमार वर्मा का, या फिर जयशंकर प्रसाद का है? तो राजश्री की बात की जाए तो राजश्री किसका प्रथम नाटक माना जाता है? तो राजश्री जो है वो अमृत राय का जो है प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, 1100 श्लोक हैं, 1800 श्लोक या फिर 2100 श्लोक हैं? तो श्रीमद् भगवत गीता में जो है कुल 1800 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1800 श्लोक। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो गद्यांश पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो गद्यांश पर आधारित है। आप लोग जूम करके एक सेकंड दिखाते हैं थोड़ा सा, आप लोग पहले पढ़ लीजिए उसके बाद जूम करके। दिख रहा है ना? एक सेकंड। हाँ, अब आपको इसको पहले पढ़िए। तो स्त्रियों की समस्या किसकी? स्त्रियों की समस्या बहुत सी है और गंभीर है, लेकिन उनमें एक भी ऐसी नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल नहीं की जा सकती। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुम्हें बताएंगे कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से सुलझा सके। तो ये तो आपका हो गया गद्यांश। अब इसके आधार पर हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रश्नों को देखेंगे। एक सेकेंड।
तो अगले प्रश्न की तरफ हम अब बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा गद्यांश का है कि गद्यांश के किन समस्याओं का उल्लेख है। गद्यांश में जो है कौन सी समस्याओं का उल्लेख किया गया है? क्या बालकों की समस्याओं की, पुरुषों की, स्त्रियों की या फिर जन समूहों की? तो गद्यांश में किसकी? स्त्रियों की समस्याओं का जो है वह उल्लेख किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया है? शिक्षा जो है, शिक्षा वाले व्यक्ति जादूगर होते हैं इसलिए, या फिर शिक्षा से समस्याएं खत्म हो जाती हैं इसलिए, या फिर शिक्षा अति शीघ्र समस्याएं समाप्त करती है इसलिए, या फिर शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती है इसलिए। तो शिक्षा को जादूगर क्यों कहा गया है? कि शिक्षा वाले व्यक्ति जो है, शिक्षा को जादूगर कहने का मुख्य कारण क्या है? तो शिक्षा को जादूगर इसलिए कहा गया कि शिक्षा से समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार स्त्रियां अपनी जो है, स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं, या फिर पुरुष समाज को पीछे ढकेल सकती हैं, या फिर स्वयं ही अपनी जाति को शिक्षित कर लें, या फिर समाज सुधार पर व्यक्तित्व दे सकती हैं। तो गद्यांश के अनुसार स्त्रियां इतनी सामर्थ्य हैं कि वो अपनी समस्याएं जो हैं वो स्वयं सुलझा सकती हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्त्री स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती है, यह कथन पूर्णतः सटीक है, या फिर पूर्णतः असंगत है, या फिर आंशिक रूप से विचारणीय है, या फिर आंशिक रूप से संगत है? तो स्त्री स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती है, यह कथन जो है वो पूर्णतः सटीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज के अंतिम प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अंतिम प्रश्न हमारा है कि शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द कौन सा है? तो क्या शिक्षा क्रम है, शिक्षित है, सीखना, या फिर सिखाने हैं? तो शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें होमवर्क में कमेंट के जो है माध्यम से बताएंगे। तो चलिए, इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।